गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, इन लास्ट वीक हमने डिस्कशन कर लिया था टिल एक्जोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। ये हमने आपको पढ़ा दिया था कि ऑस्मोसिस इज़ ए टाइप ऑफ फेनोमेना इन विच द मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज फ्रॉम द cell to their environment or environment to inside the cell। अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रॉपर डिफ्यूज़न, और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़न ओबे करते हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्मोसिस। मैंने आपको ये बताया था कि इफ़ सेल एब्जॉर्ब द वाटर देन दिस फेनोमेना इज़ नोन एज एंडोस्मोसिस, and if cell loses the water this phenomena is known as exosmosis। okay, now we talk about a term exocytosis और एंडोसाइटोसिस। आपने अमीबा में एक स्ट्रक्चर देखी होगी कि अमीबा में शूडोपोडिया या फॉल्स फीट नाम की एक स्ट्रक्चर होती है कि व्हेन अमीबा वांट टू गेट्स देयर फूड, कि अगर अमीबा अपने फूड को गेट इन करना चाहे तो वो उस फूड के सराउंडिंग में अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको हम बोलते हैं शूडोपोडिया या फॉल्स फीट। एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट शूडोपोडिया और दैट फॉल्स फीट ही इंगेस्ट दैट टाइप ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी, एंड देन ही डाइजेस्ट दैट फूड मटेरियल इन देयर फूड वैक्यूल। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यू नो वेरी वेल। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ सेल सिर्फ एक होता है। तो जितने भी टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी परफॉर्म करेगी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर सिंगल सेल। तो अब उस केस में अमीबा अपना फूड कैसे लेगा? तो अमीबा अपना फूड ऐसे लेगा कि जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है एक्सपेंड करेगा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा है कि लिविंग नेचर की और फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, जबकि इन कंपैरिजन ऑफ अगर आप सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल डेड नेचर की और रिजिड नेचर की होती है। तो ड्यू टू देयर लिविंग और फ्लेक्सिबल नेचर सेल मेम्ब्रेन एबल टू एक्सपेंड देमसेल्वेज और मॉडिफाई देमसेल्वेज। तो जब वो सेल मेम्ब्रेन अपने आप को मॉडिफाई करेगी तो अमीबा उस सेल मेम्ब्रेन में से एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस करेगा। उस आउटग्रोथ का नाम होता है शूडोपोडिया या फॉल्स फीट, और फिर वो उस फॉल्स फीट की हेल्प से उस सब्सटेंस को कवर करके अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, कि अगर कोई सॉलिड मटेरियल को किसी सेल द्वारा अंदर लिया जाए तो अपन उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और फिर उसी मटेरियल को अगर सेल वापस एक्सक्रेट करती है, जैसे अमीबा है, तो वो अपना जो फिर फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करेगा उस मटेरियल को, जो रेस्ट ऑफ द एक्सक्रेटिंग मटेरियल है उसको वापस भी निकालेगा, तो वो उसको वापस भी उसी तरीके से निकालता है। तो ये आपको यहाँ पॉइंट नंबर 13 मिलेगा कि द सेल एंगल्स फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस एंड इजेक्ट्स सॉलिड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। Amoeba acquires food through endocytosis and excretion of solid is called exocytosis। क्लियर? यहाँ तक हमने सेल के कंपोनेंट्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन। इन लास्ट क्लास, जब लास्ट वीक में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि इफ़ वी टॉक अबाउट ए सेल देन वी classify the components of cell basically in three parts: cell membrane, cytoplasm और nucleus। Out of these three we completed the first one, cell membrane, plasma membrane और semi permeable membrane। सेकेंड नंबर पे हम सेल वॉल को लेंगे, क्योंकि सेल वॉल इज ए एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट ऑन द प्लांट सेल। यू नो वेरी वेल, क्लास 8 में आपको पढ़ाया भी जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल।
तो हम यहाँ सेल वॉल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि जब सेल वॉल किसी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है तो फिर वो वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करेगी और कैसे नहीं करेगी, और करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे और नहीं करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन देख लीजिए कि सेल वॉल इज ए रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज प्रेजेंट ऑन प्लांट सेल और साइनोबैक्टीरियाज, जिनमें भी फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी होगी, जिन भी सेल्स के पास फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी होगी, साइनोबैक्टीरिया के पास होगी, आर्की बैक्टीरिया के पास होगी, इन सभी में आपको सेल वॉल मिलेगी। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, तो ये उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। किसको? जो प्लांट सेल है वो नेचर में फ्लेक्सिबल नहीं होती है, वो हार्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बिकॉज सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल। ओके, अब ये कह रहा है कि व्हेन ए लिविंग सेल लूजेज वाटर देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ ए सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई लिविंग सेल वाटर को लूज करना चाहेगी तो उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है जिसका नेचर रिजिड है और डेड है। तो ड्यू टू देयर रिजिड और डेड नेचर वो सेल वाटर रिलीज नहीं कर पाएगी, लेकिन सेल को वाटर लॉस करना है। तो वो जो सेल का जितना भी कंटेंट है, कंटेंट से मतलब ये है कि आपको एक यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म नाम का वर्ड पता होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द एंटायर component inside the cell membrane including nucleus and cytoplasm. I'm revising again. The entire component inside a cell membrane including nucleus and cytoplasm. मतलब सेल की जो कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सब एंटायरली कंप्लीटली प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। तो जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो फिर पूरा चेंज आएगा प्रोटोप्लाज्म में। तो अब ये लाइन समझिए कि व्हेन ए लिविंग सेल लूजेज वाटर, कि जब कोई लिविंग सेल वाटर लॉस करेगी तो देयर इज श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ ए सेल, कि जितने भी सेल के कंटेंट हैं, मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियस है और जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, वो सेल वॉल से अवे मतलब दूर जाएंगी। तो सेल वॉल से दूर जाने का मतलब है उनमें श्रिंकेज आएगा, मतलब वो वाटर को लूज कर रही है तो उसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो श्रिंक होगा, ना कि रिलैक्स होगा। रिलैक्स तो तब होगा व्हेन सेल एब्जॉर्ब द वाटर। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास कोई ड्राई रेजिन है, सूखी किशमिश है आपके पास, अगर आपने उसको वाटर में इम्प्लांट किया या पानी में डाला, पुट किया आपने उसको वाटर में, तो आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 1 डे या होल नाइट वो जो रेजिन है वो आपको थोड़ी सी रिलैक्स कंडीशन में मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर जो मटेरियल था उस सारे मटेरियल ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और उस सारे मटेरियल ने वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना डायमीटर इंक्रीज करने की कोशिश की, और वो वहाँ तक डायमीटर इंक्रीज करेगा जहाँ तक उसको सेल वॉल परेशान नहीं करेगी, या वो जहाँ तक सेल वॉल के आगे टच नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर सेल वाटर को लूज करेगी तो सेल के जितने भी कंटेंट्स है वो श्रिंक करेंगे, और ये फेनोमेना कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस। और अगर इससे रिवर्स होता है कि इफ सेल एब्जॉर्ब्स द वाटर देयर इज रिलैक्सेशन इन कंटेंट ऑफ ए सेल, तो वहाँ पे जो भी सेल में कंटेंट है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना डायमीटर, अपना डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो वो सेल वॉल की तरफ जाएंगे, ना कि उससे दूर जाएंगे। तो प्लाज्मोलाइसिस में कंटेंट सेल वॉल से दूर की तरफ जाएगा और डी प्लाज्मोलाइसिस में कंटेंट टुवर्ड्स द सेल वॉल आएगा। क्लियर? ओके। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल, फंजाई सेल और बैक्टीरियल सेल ये मैक्सिमम हाइपोटोनिक एक्सटर्नल कंसंट्रेशन में भी विदाउट बस्टिंग सर्वाइव करती हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि किसी प्लांट सेल ने वाटर एब्जॉर्ब किया, तो जब वो प्लांट सेल वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो ड्यू टू एक्सेस वाटर एब्जॉर्प्शन वो फट जाएगी,
लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो कि नेचर में रिजिड है और डेड है, तो वो उस प्लांट सेल को उतना ही वाटर अवेलेबल करवाएगी जितना उसका डायमीटर है या जितनी उसके पास प्रॉपर्टी है। अगर उससे ज़्यादा वो फैलना चाहेगी तो नहीं फैल पाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एट द एक्सटर्नल एट द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूक्लियस, द मेन सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ ए सेल। तो न्यूक्लियस इज एक्चुअली कॉल्ड द बॉस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम बॉस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और न्यूक्लियस में हम आपको 2-3 थिंग्स पढ़ाएंगे। एक क्रोमोजोम पढ़ाएंगे, एक हम पढ़ाएंगे डीएनए क्या होता है, एक हम पढ़ाएंगे आपको जीन्स क्या होते हैं। तो देखिए, डार्क कलर्ड स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ए सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। सेल के लगभग सेंटर में या नियर द सेंटर जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगी उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस हमेशा रोल प्ले करता है सेल्यूलर एक्टिविटीज में या रिप्रोडक्शन में। जब भी किसी सेल को टूट करके अपने जैसी डॉटर सेल्स फॉर्म करनी होती हैं, तो जो उसका न्यूक्लियस है वो भी उसके साथ टूटता है और हाफ हाफ के पार्ट में वो अपने डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि जो न्यूक्लियस में मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस में एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल को डिवाइड होना होता है, व्हेन सेल हैज टू बी डिवाइड, तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वहाँ पे वो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर के रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो क्रोमोसोम है ये इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि आपको जो कैरेक्टर मिलते हैं वो मदर और फादर से मिलते हैं। तो वो कैसे मिलेंगे कि जो आपका जाइगोट फॉर्म होगा स्टार्टिंग में, जो जिससे आप फॉर्म होंगे बाद में जाके, तो इनिशियली यू आर ओनली ए जाइगोट या ओनली ए सिंगल सेल इन योर मदर्स फेलोपियन ट्यूब। तो जब आप आपकी मदर की फेलोपियन ट्यूब में एक जाइगोट की फॉर्म में रहेंगे तो वो जाइगोट जो है उसको हाफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे मदर की से और हाफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे फादर से। तो वो जो मदर और फादर के स्पर्म और एग के साथ क्रोमोसोम्स आएंगे वो उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे और फिर वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एज ए बेबी सामने आएगी। इसीलिए कोई भी जो चिल्ड्रन होता है वो अपने मदर फादर से लगभग रिजेंबल होता है, उनके जैसा दिखता है, उनके जैसा होता है। उसमें जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो लगभग अपने मदर फादर की तरह ही होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हु कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आंसर गिव क्रोमोसोम। एंड वेयर क्रोमोसोम कंटेन्स इन ए सेल, क्रोमोसोम कंटेन्स इन न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है। क्रोमोसोम के ऊपर इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है और वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए जो होता है उसका फंक्शनल सेगमेंट होता है जीन्स। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आर मेड अप फ्रॉम क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल आर मेड अप फ्रॉम डीएनए एंड प्रोटीन, एंड डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं जीन्स। क्लियर? ये हो गया आपका न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं कि वैरायटी ऑफ सेल के बेस पर न्यूक्लियस भी जो है वो डिफर टाइप का होता है। आपको पहले से पता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो टाइप की सेल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अगर आप न्यूक्लियस की विजिबिलिटी के बेस पे सेल्स को डिवाइड करेंगे तो आपको दो टाइप की सेल्स मिलेंगी। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक एंड सेल लेटर वन इज यूकैरियोटिक। अब इनका आप समझिए कि कहाँ कहाँ आपको मिलेंगी ये। जो दुनिया में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में कंसिडर होते हैं, उनमें आपको सेल का साइज बहुत ही स्मॉलर मिलेगा। जनरली 1 से लेकर 10 मीटर तक उनका साइज होता है। तो जो सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं वहाँ सेल्स का नंबर बहुत ही छोटा होता है और वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम से न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होता है। मतलब देयर आर द न्यूक्लियस इज कम्प्लीटली एंटेंगल्ड विथ साइटोप्लाज्म।
मतलब वहाँ जो न्यूक्लियस है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही मिला हुआ होता है, एंटेंगल्ड होता है, घुसा हुआ होता है। मतलब वहाँ पे कोई सेपरेट क्लियर कट सेपरेशन नहीं होता है ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि सर हु विल सेपरेट्स द न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म, तो इसका आंसर होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसे हमारे पास एक सेल को दूसरी सेल से डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म्स द फंक्शन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर सेल। तो वैसे ही न्यूक्लिक मटेरियल को क्रोमोजोमल मटेरियल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होती है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने के लिए। बट दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। या आप ये कह सकते हैं कि उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती है, या उन ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मेड होती है, क्योंकि वहाँ पे सेल का साइज इतना छोटा होता है कि वहाँ जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के साथ एंटेंगल्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, वो दोनों एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं। अब आपको समझ में आ गया, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जहाँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है जो प्राइमरी न्यूक्लियस हो, जो कंप्लीटली विजिबल नहीं हो, क्लियरली विजिबल नहीं हो, सेपरेटेड नहीं हो। ऐसा न्यूक्लियस जो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं हो, जो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं हो, जो कंप्लीटली विजिबल नहीं हो और डेवलप्ड नहीं हो, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। एंड द सेल विच कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। और फिर इसके रिवर्स में जब हम चलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे, जिनकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे सेल का साइज भी बड़ा होता है। वहाँ पे सेल का साइज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 से लेके 500 म्यूमीटर तक होता है। इनका न्यूक्लियर नीजर वेल डिफाइन होता है और इनका न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इन कंपैरिजन अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करें तो जनरली साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइन होता है, और ना ही वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, और उसके न्यूक्लियर रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अगर आप नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नंबर ऑफ क्रोमोजोम मिलेगा ओनली सिंगल, और यूकैरियोटिक सेल में आपको क्रोमोजोम का नंबर मिलेगा मोर देन 1। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के साथ साथ बाकी जो भी सेल ऑर्गेनलीज हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी इन द टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होगी उसमें न्यूक्लियस कवर होता है, उसके साथ साथ बाकी जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो भी कवर्ड होते हैं। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल कंसिडर होंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोटिक में एग्जाम्पल कंसिडर हो जाएंगे फंजाई हो जाएगा, प्लांट हो जाएंगे और एनिमल हो जाएगा। ओके, तो ये था बेटा आपका न्यूक्लियस। आई थिंक यू हैव नॉट एनी डाउट नाउ। अब हम बात करेंगे कि अदर देन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, एक सेल का मेन हमारे पास कंपोनेंट और होता है जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की साइट होती है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल की हैं वो साइटोप्लाज्मिक रीजन में परफॉर्म होती हैं। ठीक है। तो उस साइटोप्लाज्म में सेल के बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनको हम कंबाइंडली सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जिसमें फिर अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो साइटोप्लाज्मिक रीजन में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट टू लाइन तो पहले आप ये देख लो कि एवरी सेल हैज फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म अदर देन न्यूक्लियस। किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जो भी फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यह आपके पास हो गया साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन।
उसके बाद इसने दे रखा है कि जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। मैंने अभी आपको थोड़ा ऊपर भी पढ़ाई थी ये बात कि एंटायर कंपोनेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को अगर अपन मिला दें तो वो वर्ड होता है फिर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो कॉइन किया गया था परकिंजे द्वारा। और इट हैज़ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनलीज, मतलब जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है उसमें आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, जैसे ईआर है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, वैक्यूल है। नाउ वी टॉक अबाउट दीज ऑल सेल ऑर्गेनलीज वन बाय वन। अब हम इन सभी ऑर्गेनल्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। कौन सा सेल ऑर्गेनल किस काम में आता है, कहाँ पर क्या काम होता है, कौन किस चीज़ में हेल्पफुल होता है। बट these all we discuss in the tomorrow's class। ठीक है। तब तक हैव ए गुड डे, रिवाइज दिस टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टॉक मी।